आज हमारे बीच में एक युवा नेता मौजूद है जो छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 2005 से लेकर 2023 तक इन्होंने लगातार छात्र जीवन से राजनीति में प्रवेश किया और अभी जिला एमसीबी में जिला कार्य समिति सदस्य है। नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं डीडी समाचार का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। चलिए मिलते हैं हम युवा नेता जायसवाल जी से और जानते हैं कि आज के क्षेत्रीय राजनीतिक गलियारों में एक युवा नेता की क्या सोच है, क्या समझते हैं, कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र का और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अभय जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात। नमस्कार, आपको भी, दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद जो आप लोगों ने आज यहाँ आमंत्रित किया जी। मैं कुछ सवाल आपसे करूं जी। इससे पहले मैं चाहूंगा कि खुद आप अपना परिचय हमारे चिरमिरी की जनता, विधानसभा की जनता को जी। नमस्कार, मैं अभय जायसवाल, जैसा कि आपने मेरा नाम बताया, अभय जायसवाल। निवास मेरा बड़ा बाजार में चिरमिरी में है। हम लोग 3 भाई, एक बहन है हमारी, और पिताजी हमारे स्वर्गीय श्री अरुण कुमार जायसवाल जी स्वर्गीय, और हमारा यहाँ निवास है। शिशु मंदिर, मेरी पढ़ाई शिशु मंदिर में हुई, बेसिक पढ़ाई, और उसके बाद में लहड़ी स्कूल, फिर यहाँ के लहड़ी कॉलेज में मेरी बीए एमबीए का पढ़ाई हुआ, बीए एमए का। उसके बाद में एमबीए मैंने इंदौर से किया। कुछ हिंदूवादी कारणों से विचारधारा से मैं प्रभावित था, और जिसे लेकर के मैं वापस अपने मातृभूमि की सेवा करने के लिए 2012 से फिर लगातार यहाँ पर सक्रिय होकर बजरंग दल में काम किया, और आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति सदस्य में जी। सवाल की शुरुआत करते हैं। आप विश्व हिंदू परिषद में जिला उपाध्यक्ष भी रहे, बजरंग दल में भी रहे। एक युवा नेता होने के नाते जो क्षेत्रीय राजनीति चल रही है यहाँ मैनगढ़ विधानसभा के अंदर में, चिरमिरी के अंदर में, इसमें आप क्या समझ पाते? एक युवा नेता होने के नाते क्या हुआ, क्या परिवर्तन होना चाहिए और क्या नहीं हुआ है? जी, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद, आप बजरंग दल का आपने नाम लिया, मेरी पढ़ाई शिशु मंदिर में हुई थी, और जिस वजह से मैं हिंदूवादी विचारधारा से शुरू से प्रभावित था। बाल स्वयंसेवक था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल कार्यकर्ता के रूप में, बाल स्वयंसेवक के रूप में मैं उनसे जुड़ा हुआ था, और लगातार उनके हर कार्यक्रम में जाना, उनके जो विद्वान, उनके जो प्रचारकों से बातचीत करने की वजह से परिवर्तित हुआ। इसलिए मैं शुरू से हिंदूवादी विचारधारा से था। अभी पिछले 10 साल में मैं जो देखता हूं यहाँ पर, पिछले 10 साल, अभी वर्तमान में 5 साल और ज्यादा गंभीरता से देखता हूं कि युवाओं को आगे आना होगा, और युवा ही जिस तरीके से किसी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनके युवा विंग किसी भी पार्टी का महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार आप उससे कहीं ज्यादा आप देश के लिए एक भविष्य है। तो युवाओं को तो परिवर्तन लाने के लिए आगे आना होगा, किसी भी क्षेत्र में हो। युवाओं की सक्रियता बहुत महत्वपूर्ण है, और आजकल का युवा वो परंपरावादी तरीके से नहीं है, अब वो सही गलत को पहचानने लगा है कि क्या सही है क्या गलत है, हमको किसे वोट करना चाहिए, कौन हमारा भविष्य है। और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी जी आज इतने बड़े बहुमत में, अगर आज देश में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे विश्व में शक्तिशाली नेता के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी युवाओं की है, उनके यहाँ पर लाने। मैं आपकी बात को यहाँ रोकूंगा। आप यहाँ से लेकर सीधा नरेंद्र मोदी तक पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी तक जाने की जरूरत नहीं है जी। हम मैनगढ़ विधानसभा की बात कर रहे हैं, हम चिरमिरी की बात कर रहे हैं। मेरा साफ कहना ये है कि आप एक युवा नेता हैं। आपके नजर में, चूंकि 15 साल सरकार आपका भी था, आप एक हिंदूवादी है और हिंदूवादी को भाजपा से जोड़ के देखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। आप युवा नेता हैं, और अभी जो विधायक हैं कांग्रेस में वो भी एक युवा ही है। आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई है? जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि 15 साल को भी अगर आप मान ले तो उस समय भी जो विधायक थे वो भी युवा थे। तो अभी अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है क्या परिवर्तन होना चाहिए और क्या नहीं हुआ? बिल्कुल, आपने बोला कि अभी के जो विधायक है युवा है, हम युवा बोल सकते हैं उनको, लेकिन एक जमीन से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता, जो अपने मातृभूमि में जब पैदा होता है और यहाँ के सुख दुख और यहाँ के कमियों को जब देखता हो,
उसके मन में एक विचार आता है कि मैं अगर कहीं इस पोजीशन में पहुंचता हूं, ऐसे पद में पहुंचता हूं, तो मैं इस क्षेत्र के लिए ये करूंगा। पर हम अब हमारे विधायक जी, मुझे नहीं लगता चिरमिरी में ज्यादा समय बिताए हैं यहाँ के वर्तमान विधायक, और इसलिए शायद यहाँ की कमियों के बारे में, यहाँ के अभावों के बारे में, यहाँ के जो जनता से जुड़ाव होना चाहिए, वो उसकी कमी मुझे ऐसे लगती है, वो नहीं कर पाए। मतलब आप ये मानते हैं कि विधायक जी शिक्षा दीक्षा जब बाहर हुई है, बाहर रहने के बाद वो वहीं से सारा काम किए, अचानक से चिरमिरी में प्रकट हुए, उन्हीं के पार्टी के लोग आरोप भी लगाते हैं कि वो पैराशूट रहे, मतलब आप भी मान रहे हैं कि वो पैराशूट ही है? पैराशूट चिरमिरी की जो आबो हवा है, जो चिरमिरी की दुख तकलीफें हैं, शायद उससे पूरी भली भांति परिचित नहीं है, शायद आपका कहना यही है? एग्जैक्टली यही है, क्योंकि उसमें दो तीन बातें मैं रखना चाहूंगा कि जब विधायक जी यहाँ 2000 मतलब विनय जायसवाल जी जो यहाँ पे वर्तमान विधायक हैं, ये 2018 से पहले रायपुर से अचानक जब यहाँ पर आए, यहाँ पर जनसंपर्क करना शुरू किए, तो उन्होंने सबसे पहले अपने नाम के आगे माटीपुत्र लगाया। हाँ, माटीपुत्र, ठीक। और ये माटीपुत्र यहाँ पर और भी नेता थे, और भी नेता है, कई युवा नेता है, कई बड़े बड़े ऐसे दिग्गज नेता जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हमारे पास यहाँ पे है, उन्होंने कभी अपने नाम के आगे माटीपुत्र लगाने की जरूरत उनको नहीं महसूस हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो माटीपुत्र है ऑलरेडी, और इनको जरूरत इसलिए हुई क्योंकि अपने को बताना चाहते थे कि मैं यहाँ का हूं, क्योंकि यहाँ के साथ जनता इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, यहाँ के इनके पार्टी के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। पहला विषय तो ये है। दूसरा बात कि शिक्षा दीक्षा उनकी पूरी बाहर हुई, काफी लंबे समय से वो यहाँ से बाहर थे, और उनका लाइफस्टाइल, एक डॉक्टर है वो, काफी टाइम से मतलब वो अलग तरीके से उनका वो है, और हम लोग एक आम जिंदगी जो होता है, चिरमिरी एक मिनी भारत है, लेकिन कहीं ना कहीं एक साधारण जिंदगी हम लोग यहाँ पे जीते हैं। यहाँ से जो जुड़ाव, एक आम आप राह चलते किसी से पूछेंगे, एक भले वो मजदूरी करता हो, तो वो जो भावनात्मक रूप से चिरमिरी से जुड़ा है, शायद इनके अंदर में वो नहीं है। क्योंकि अभी जो आप देखेंगे कि पिछले साल एक लंबा आंदोलन यहाँ की जनता ने, यहाँ की युवाओं ने किया अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और 30 युवाओं ने एकदम लगातार पदयात्रा करते हुए रायपुर पहुंचे। सलाम करता हूं उनके जज्बे को। वो क्या था? वो कहीं ना कहीं एक भावनात्मक रूप, अपनी मातृभूमि के लिए एक भावना थी, और शायद उससे वो विधायक जी जुड़ भी नहीं पाए, और जुड़ नहीं पाए। तो इससे सीधे सीधे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं चिरमिरी से वो इस तरीके से नहीं जुड़ पाए। दिखावा अलग हो सकता है, लेकिन भावनात्मक रूप से मैं जुड़ाव नहीं देखता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके परिवार की और आपकी पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी रही है जी। आप कांग्रेस में, आपके पूरे परिवार के लोग हैं, आपके बड़े भाई भी कांग्रेस में हैं। जी। ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि आप सीधा हिंदूवादी भाजपा की तरफ रुख कर गए, और इसके बाद अब ये कहा जा सकता है चूंकि राजनीति में है तो कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप भी होगा, आप भी कोई बात बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस की कोई चीज आपको पसंद नहीं आएगी, भाजपा की रीति नीति अलग है, कांग्रेस की रीति नीति अलग है, तो ये इस दोनों को सामंजस्य कैसे बनाते हैं, और जो आरोप प्रत्यारोप होता है उसको आप कैसे झेलते हैं? जी, सबसे पहले बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है, क्योंकि कई लोगों के मन में शायद ये सवाल आता भी होगा कि इनका पारिवारिक बैकग्राउंड, क्योंकि मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री शिवशंकर प्रसाद जायसवाल जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय अरुण कुमार जायसवाल जी कांग्रेसी थे, और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे हमारे क्षेत्र के, यहाँ के जनसेवा से जुड़े हुए व्यक्ति थे, गांव से जुड़े हुए व्यक्ति थे हमारे दादाजी पिताजी। और बचपन से मैं उनको देखता था, तो राजनीति को हमेशा से मैं उनको जनसेवा के रूप में ही देखा, मैं उनके रूप में। जब मैं शिशु मंदिर में मेरा एडमिशन हुआ, शिशु मंदिर में एक पद्धति है कि वो हिंदुत्व और राष्ट्रीयता, राष्ट्र का बोध आपको, आपके मन में एक देश के लिए एक प्रति एक भावना वहां जागरण होता है, अगर आप मन लगा के अगर शिशु मंदिर में आके वहां के एक्टिविटी में आप भाग लेते हैं। राष्ट्रीय संघ के कई मतलब स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक वर्ग एक एक दिन का, दो दिन का होता था, उसमें मैं भाग लेता था। सुबह शाखा में जाना और वहां के विचारों को सुनना से मेरे अंदर में वो बीज राष्ट्रवाद का, वो हिंदुत्व का बीज वहां से मेरे अंदर हुआ। और स्कूल जीवन में आपने 2005 से सक्रियता बताई है, बिल्कुल सक्रियता मेरे 2005 से, लेकिन उसके 2-3 साल पहले से स्कूल टाइम में मैंने एक छात्र संगठन बनाया था, वंदे मातरम छात्र संगठन। देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो गए मैंने एक संगठन बनाया था। हालांकि वो ज्यादा दिन उसमें हम लोग काम नहीं कर पाए, लेकिन जो भी किए एक अंदर से भावना थी। और मैं 2005 में विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रूप से काम किया, कार्यकर्ता के रूप में काम किया। और 2006 का 5 का चुनाव, 6 का चुनाव हम लोगों ने इस कॉलेज में जीता भी, उनके नेतृत्व में
विद्यार्थी परिषद के बैनर तले। उसके बाद मेरी पढ़ाई 2007 से मैं इंदौर चला गया। वहां मेरी मुलाकात हुई संघ के कुछ बड़े लोगों से हुई। प्रवीण भाई तोगड़िया जी से मिलने का सौभाग्य मिला मुझे, हिंदुवादी नेता, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर में वो हिंदुत्व पहले से बीज पनप रहा था। उनके कुछ बातों ने मेरे अंदर के मन को पूरा झकझोर दिया और 2012 अगस्त 2012 में मैं सब छोड़ के मैं यहां पर आया और मैंने बजरंग दल नगर संयोजक के रूप में मैंने यहां पे काम करना शुरू किया। 2013 में पहला रैली हम लोगों ने निकाला अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में, और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ते गया, कई वर्ग, शौर्य प्रशिक्षण वर्ग, विश्व हिंदू परिषद के कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में और अधिवेशन वगैरह में जाने का सौभाग्य मिला मुझे। मेरे अंदर में जो भावना थी, जो हिंदुत्व के लिए मैं और जाना कि ये क्यों आवश्यक है, और मैं पूरी तरह से उसमें आज समर्पित हूं। अपना जीवन जो है हिंदुत्व के लिए, अपने देश के लिए समर्पित कर चुका हूं ऑलरेडी। अब बात आती कि जब मैं शिशु मंदिर में पढ़ता था और जब मैं बजरंग दल में ज्वाइन हुआ यहां से, मेरे पिताजी लोग एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में काम कर रहे थे। मेरी विचारधारा अलग थी, कुछ कभी कभी मतभेद भी हो जाते थे, लेकिन उनके तरफ से कभी भी ऐसा मेरे को टोका नहीं गया कि नहीं तुम ये नहीं करो, क्योंकि मैं भी वयस्क हो चुका था और मैं अपना विचार, अपना मतदान किसको करना है, मेरा विचारधारा क्या होना चाहिए, ये मेरा खुद का स्वतंत्रता है मेरी। मैं घर वाले भी मेरा इसमें इंटरफेयर नहीं करते थे मेरे साथ में, और जैसा कि एक पैतृक हमारा घर है, हम लोग सब एक साथ में रहते हैं, उसमें कोई बंटवारा नहीं हुआ है। तो हम अपनी विचारधारा, मेरे जो मेहमान आते हैं, भाई मेरे मेहमान है, वो हमारे भाई साहब के मेहमान आते हैं, वो उनके गेस्ट हैं, उनका स्वाद अलग है, उनके इस तरीके से हम लोग अलग उसमें रहते हैं। कई बार ऐसा लोगों को सुनने को मिलता है, लेकिन मैं इसमें कभी रुका नहीं और ना रुकूंगा मैं। ये मेरे अंदर का जुनून है, अपने धर्म के लिए काम करना, अपने देश के लिए काम करना। इसमें मैं किसी का कभी भी हस्तक्षेप बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। मैं स्वतंत्र हूं अपने विचारों को, अपने विचारधारा पे चलने के लिए और अपनी विचारधारा को चुनने के लिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया, चूंकि आप छात्र जीवन से ही आपने जो हिंदुत्व का बीज पड़ा और इससे आप भाजपा की तरफ रुख कर गए। चलिए, अच्छी बात है। और देश आज कहीं ना कहीं सलाम करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सरकार जो है आज भारतीय जनता पार्टी की है, तो कुछ तो विचारों को मेल आम जनता समझती हुई यही वजह है। लेकिन भाजपा में जाने के बाद अभी के वर्तमान स्थितियां आपके लिए पीड़ादायक है। आपके लिए यही कांग्रेस के लोग, आपके परिवार में जो कांग्रेसी जिसको एडॉप्ट करके रखे थे, जिसमें वो पले बढ़े, जिसकी छत्र छाया में उन्होंने राजनीतिक काम किया होगा या कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम किए होंगे, आज वही कांग्रेस के लोग आपके लिए जहर बुनने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने फेसबुक लाइव में आके कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आपको कहीं ना कहीं पीड़ादायक देती हैं। क्या सच है, शॉर्ट में आप बताइए पहले। बिल्कुल, कांग्रेस के लोग मेरे को अभी मेरे लिए कमेंट कर रहे हैं, तरह तरह की मेरे से बातें कर रहे हैं मेरे लिए, और स्वाभाविक है क्योंकि मेरे सक्रियता अभी भाजपा में, जब मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बजरंग दल से सीधे प्रदेश कार्य समिति युवा मोर्चा का बनाया, उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी में जिला कार्य समिति सदस्य बनाया मुझे, और मेरी सक्रियता लगातार बनी हुई है क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को लेकर के, अपने संगठन के कार्यों को लेकर के। तो इसको देख करके वर्तमान विधायक जी और उनके जो समर्थक हैं, और हो सकता है कि अन्य लोग जो कंपटीटर जो मुझसे ऐसा इत्तेफाक रखते होंगे जो, तो उनके लिए मैं खतरा हूं भविष्य में। ये किस तरह का खतरा? कि उनका जनाधार भविष्य में उनकी पार्टी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग मतलब इसमें बिल्कुल निभाएंगे। ये है कि ये तो भाजपा में है, तो ये तो निश्चित बात है कि अगर वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं तो आपकी भूमिका पार्टी को लेके होगी, तो आप तो ये भूमिका निभाएंगे। लेकिन किस तरह से ज्यादा नुकसान हो सकता है आपका कहने का मतलब, उसको क्लियर एकदम समझाइए, किस तरह ज्यादा नुकसान होगा? हाँ, इसमें देखिए नुकसान इसलिए होगा क्योंकि सबसे पहले कि चिरमिरी का मैं निवासी हूं और एक युवाओं की एक बड़ी फौज मेरे साथ जुड़ी हुई है जो हिंदूवादी कार्यकर्ता है जी, और बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं इसमें सक्रिय हूं तो हो सकता कुछ इनके व्यक्तिगत वोट जो होंगे वो भी परिवर्तन होंगे 100%। आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि आपके दूर के रिश्तेदार हैं और अगर आप मैदान में उतरेंगे तो उनको ज्यादा क्षति होगी? बिल्कुल होगी। मैं किसी पद के लिए ये कार्य नहीं कर रहा हूं,
और ना मेरी ऐसी कोई लालसा है कि मेरा केवल एक स्वार्थ के लिए मैं बजरंग दल से जुड़ा था या मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। ये मेरे अंदर का इच्छा है और मेरे अगर पार्टी भविष्य में अगर मुझ पर ऐसा विश्वास जताती है तो मुझे लगता है काफी फर्क पड़ेगा इसमें। एक चीज और निकल के आया सामने, आपने जो फेसबुक लाइव किया था उसमें आपके शब्दों को मैंने बड़ा गंभीरता से देखा। उसमें 2-3 चीजें हैं। आपने कहा कि ये उस दौर की बात है जब विधायक जी यहाँ आए थे, चुनाव की तैयारियां कर रहे थे। उस समय से लेके अभी में इतना परिवर्तन आ गया है कि विधायक जी के साथ कोई बैठना नहीं चाहता था, आपने कहा, ठीक है, उनके साथ कोई जाना पसंद नहीं करता था। आपके घर के, मैं नाम नहीं लूंगा ना बताऊंगा कि शायद आपने किसकी ओर इशारा किया, लेकिन आप ही के घर के सदस्य उनके साथ तन मन धन से जुड़े और आज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अहित हो रहा है, क्योंकि आपने जो फेसबुक में कहा है उसमें ये साफ झलकता है। जी, तो देखिए, जब मैं इंदौर से तो 2012 में आया और तो उस समय इनकी सक्रियता धीरे धीरे इस क्षेत्र में बढ़ी। मतलब वो आना शुरू किए, चिरमिरी में अपना जनाधार बनाने के लिए आना शुरू किए। इनका यहाँ पर इनके साथ मैंने देखा उस चीज को कि इनके साथ लोग इनको अपने साथ में नहीं बैठाते थे, लोग इनके साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। ये पैसा खर्च करते थे, कुछ आयोजन करते थे, लोगों को बुलवाते भी थे, उसमें लोग आते थे, अलग उल्टा इनके लिए मतलब इनके विरोध में कमेंट करते थे। पीठ पीछे बात होती थी कि मतलब दूसरे तरीके से कि इनको तैयारी कर रहे हैं पर इनका कोई मतलब नहीं है। जो मेरे बड़े भाई हैं, अभी इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और इससे पहले भी विधानसभा में आप लोगों ने देखा होगा, विधानसभा में एक विषय को लेकर के सीधे इन्होंने बोला वो शशिधर जायसवाल है, ये इसका भाई जो है वो ये काम कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ बात नहीं है उसमें। मतलब विषय कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको मैं क्लियर करता हूं। उसमें क्या था कि पूर्व विधायक ने वर्तमान विधायक पर आरोप लगाया कि उनके माध्यम से कुछ अवैध कार्य किए जा रहे हैं जी, और उस अवैध कार्य को साबित करने के लिए वर्तमान विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और ये कहा कि जिस अवैध कार्य का मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है उसका छोटा भाई भाजपा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है जी। अब आप इसको बताइए कि सच क्या है। और हाँ, ये इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। हमारे श्याम बिहारी जायसवाल जी ने, पूर्व विधायक जी ने आरोप लगाया इनके ऊपर में, जो एकदम सत्य है कि कई ऐसे अवैध काम है जो इनके संरक्षण में हो रहे होंगे और चल रहे हैं, लिप्त है कई चीजों में। पर इसको, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, वर्तमान विधायक जी ने, विनय जायसवाल जी ने उस फोटो निकाल के उसमें मेरे ऊपर उंगली रखते हुए साफ किया कि इस आदमी का भाई ही इसका अवैध काम करता है। जबकि श्याम बिहारी जायसवाल जी ने उस विषय के बारे में नहीं कहा था जिस बारे में ये करते हैं कि इन्होंने सीधे सीधे इसमें नाम रखा है इसमें। तो मैं पहले तो उसमें बताना चाहता था कि भाई ऐसा कोई बात नहीं है और आप सफाई दीजिए, आप डिटेल उसमें प्रूव कीजिए अगर कोई ऐसा कुछ बात है तो। आप विधायक हैं, आप सत्ता सरकार है, आपको कार्रवाई करवाइए। दूसरी बात में इसमें बात आया, जिस विषय को लेकर के मैं लाइव आया था कि ये शशिधर जायसवाल जिसके बारे में बोल रहे मेरे बड़े भाई साहब, इनके संघर्ष के समय में तन मन धन तीनों चीज की बात कर रहा हूं मैं, इनके लिए समर्पित होकर इनका जो ग्राउंड अपने गुडविल के रूप में, अपने हमारे दादाजी हमारे पिताजी के नाम के साथ जोड़ के इनको बनाया, इनके लिए काम किया, इनके पहचान, इनके लिए खड़ा रहा। हर समय मैं देखता था कि सुबह अगर ये 4 बजे ट्रेन से आते थे तो हम लोग इस लेने तक गए हुए हैं, उनको लेने, उनको पहुंचाना, उनको सब कुछ करना, एक एक चीज में इनके अंदर वो करना। ऐसे व्यक्ति को जब ऐसा कुछ कठिन कुछ बात भी हुआ है तो आप उसको दूसरे तरीके से आप रख सकते थे, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन इन्होंने बात रखा कि वो विधानसभा तक में इन्होंने नाम लेने में परहेज नहीं किया सीधे, और ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब जगह। तो मैं बोलना चाहता था कि उन कांग्रेसी मित्रों को स्पेशली बोलना चाहता था जो किसी उम्मीद आशा के साथ में इनके साथ काम कर रहे हैं कि हमारे साथ में हमारा नेता है और कल के दिन कुछ ऐसा कठिन समय आएगा, कुछ सुख दुख आएगा तो हमारे नेता हमारे सामने खड़े रहेंगे। पर ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये भी बात आया था कि आप कुछ कार्यकर्ताओं को पहचाने से भी इनकार करते हैं, ये पहचाने से इनकार कर देंगे और ये बोल देंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी। ऐसे कई अभी मामले आए, जैसे मैं बताना चाहूंगा इसमें आपको कि अभी एक मैंने नाम लिया उसमें योगेश साहू का, इनका एक अच्छा कार्यकर्ता था, हल्दीवाड़ी का हमारे क्षेत्र का लड़का था, बहुत समर्पित होकर काम करता था। कुछ महीना पहले उन्होंने सीधे एकदम छोड़ के, इनका साथ छोड़ के, कांग्रेस का साथ में इनका साथ छोड़ के गुड़वाना
गणतंत्र दुखी होकर के ज्वाइन किया। और भी ऐसे कोई मामले हैं, मनेन्द्रगढ़ के कैसे युवा नेता हैं, कई लोग हैं जो इनका साथ छोड़ करके, गांव के ऐसे नेता हैं, चिरमिरी के भी कई ऐसे नेता हो सकता है, मेरे को जानकारी ना हो, जो इनका साथ छोड़ के पहले कठिन समय में इनके साथ थे, पर आज सत्ता में होने के बाद उनके साथ अगर नहीं है तो कुछ विषय तो है, कुछ बात तो है। ये सोचने की बात, सोचना चाहिए इनको। तो इस विषय को लेकर के मैं आया था कि ये कहीं ना कहीं ये आदमी, भाई मैं एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति नेता तो नहीं हो सकता मेरा कहना है, क्योंकि नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ अंतिम समय तक उनके साथ आगे खड़े रहता है, पीछे नहीं। ये तो अपने आप को बचाव करने के लिए। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि ऐसा व्यक्ति नेता नहीं हो सकता जी। और आज विधानसभा के प्रतिनिधि हैं वो जी, विधायक है जी। वो भी एक कारण है। मैं बहुत अच्छा, आपने बहुत सवाल रखा, क्योंकि उस समय 2018 में जब चुनाव का एक समय एक चेहरा सामने आया, तो कहीं ना कहीं ये जब एक चेहरा आता है तो आदमी, जनता उस पर विचार करती है। डॉक्टर है, एक एजुकेटेड पर्सन है, और ऐसा लगा कि भाई कुछ परिवर्तन होगा, कुछ नया सोच होगा, युवा के जैसे बात करते हैं तो अपन एक नया सोच होगा इनका। तो उसमें बाद में ऐसा लगा कि कमी थी कहीं ना कहीं इसमें, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं आपको बोलूं कि 100 नंबर में आपको विधायक जी को आपको नंबर देना है तो आप कितना नंबर देंगे? नहीं, कुछ नंबर तो दूंगा, ऐसा नहीं है। उनको नंबर, उनका वो है, कम से कम उनको नंबर दूंगा मैं 40 नंबर दूंगा उनको, 40-45 के लगभग उनको। चलिए, आपने एक चीज तो कर दिया, कम से कम उनको 50% मान्यता दे दी है कि 50% तक उन्होंने काम किया है। 50% तक मैं उनको इसलिए दूंगा क्योंकि झूठा ही सही, दिखावे के लिए सही, लेकिन कुछ तो किया है इन्होंने। ऐसा नहीं है, दिखावे के लिए इन्होंने घोषणाएं की हैं, बहुत सारी घोषणाएं से एक जनता में एक जागरूकता भी आई है। और मैं व्यक्तिगत किसी के भी विरोध में नहीं हूं, मैं भी बताना चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत किसी का विरोधी नहीं रहता कभी भी। अपने पूरे अभी तक के राजनीतिक काल में मैंने किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं किया। लेकिन क्षेत्र के विषय में बात आएगा, अपनी मातृभूमि के लिए बात आएगा, तो वो कोई भी होगा, मैं विरोध करूंगा उसमें। और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि लाइव के माध्यम से मैंने बोला, और जरूरत पड़ेगी तो भविष्य में भी मैं समस्याओं को लेकर के मैं सामने आऊंगा। एक चीज और सामने आता है, अगर हम विधायक जी की बात करें, क्योंकि आपके पारिवारिक संबंध भी है, दूर के ही सही, पारिवारिक संबंध में, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात बार बार सामने में आता है, जब भी हम कहीं बैठते हैं तो जो भी आम जनता है वो ये बात कहता है कि विधायक जी युवाओं से घिरे हुए हैं जो उतना परिपक्व नहीं है। हाँ। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी के लोग हैं वो उनसे दूर होते जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? हाँ, ये तो हम लोग जो देखते हैं तो कुछ युवा उनके साथ में रहते हैं, और कॉलेज की युवा है, उनका परिपक्वता कितनी है ये तो जनता बताएगी, और पब्लिक, आप लोग बताएंगे कितनी परिपक्वता है उनकी। कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता होते हैं, अनुभवी होते हैं, और वो अपने आप को एक मार्गदर्शक के रूप में, खुद संरक्षक के रूप में अपने आप को मानते हैं अपने नए आने वाली पीढ़ी के लिए। और शायद वो सम्मान उन लोगों को नहीं मिला, और शायद इनके विचारों से वो मेल नहीं खाते होंगे, इसलिए मेरे को लगता है वो सब इनसे दूर है, और वो दिख रहा है, वो तो सारे दूर है इनसे। चलिए, हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं। ये तो चिरमिरी शहर की बात हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे विधायक, क्योंकि हम विधायक की बात करेंगे, सत्ता पक्ष की बात करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, तो निश्चित बात है सारा चीज विकास के ऊपर टिका हुआ है कि आखिर कितना विकास हुआ और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। ग्रामीण परिवेश में आप क्या देखते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कितना विकास किया है, और क्या विनय जायसवाल जी के नेतृत्व में विकास पूरा हो पाया है, या उनकी जगह में दूसरा कोई होता तो शायद और अच्छा हो सकता था? क्या समझते हैं आप? देखिए, ग्रामीण परिवेश में अगर मैं, जैसा मैं जो खड़गवा ब्लॉक की आप बात करें, गांव में मैं लगातार, मेरा अभी दौरा चल रहा है, प्रवास चल रहा है, वहां पर हम लोग जाके देखते हैं, जनता से भी पूछते हैं। तो अगर आप पेपर वर्क में देखेंगे, आप पेपर में देखेंगे, अगर कहीं विधानसभा में या कहीं पर पब्लिक के सामने में, न्यूज में अगर बताना होगा, तो इनके सामने एक बड़ी लिस्ट है कि हम लोगों ने ये काम, इसका भूमि पूजन किया, इसका घोषणा किया, इसका पूजन। लेकिन जमीन के ऊपर में अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई काम हुआ है। और न आप ग्रामीण परिवेश की बात कर रहे हैं आप, मैं तो पूरे विधानसभा में क्षेत्र में जो बात करता हूं, जबकि सत्ता इनकी है, सांसद इनका है, सरकार यहाँ पर इनकी है। चाहते तो एक ऐसा अवसर मिला था इनको कि एक अपने आप को साबित करके दिखा सकते थे। पूरी सरकार की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस सरकार की, केवल इन्होंने घोषणाएं की है, बल्कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र द्वारा जो संचालित कोई कार्यक्रम है, उनके द्वारा जो
उनकी जो योजनाएं हैं, अभी मैं गया था, मैं ग्रामीण में कटकोना गांव गया था, वहां पर मैंने देखा होर्डिंग लगा हुआ था, भूपेश बघेल जी के सामने एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था कि हमने 5 लाख ग्रामीणों को पक्का मकान देके बना के दिया, जबकि ऐसी कोई योजना नहीं है इनकी कि ये, बल्कि जो केंद्र के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, अभी केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने बताया कि 9 लाख आवास इन लोगों ने लिया नहीं, छत्तीसगढ़ ने इसलिए नहीं लिया, ये राजनीतिक मतभेद की वजह से नहीं लिया, शायद श्रेय उसको केंद्र सरकार का मिल जाता है, जो भी वजह है। तो एक सबसे बड़ा जो बात है कि जो मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी माताओं के लिए एक, या हमारे जो ग्रामीण किसानों के लिए एक व्यवस्था सोची थी कि एक पक्का मकान के नीचे वो रहे, अपने पक्के मकान के नीचे, पैसा भी वो दे रहे थे, लेकिन हमारे कांग्रेस सरकार, हमारे भूपेश बघेल और हमारे बीना जायसवाल, हमारे वर्तमान विधायक जी की वजह से आज हमारे वो ग्रामीण उस चीज से वंचित हैं, जबकि वो उनका अधिकार था। और भी बताऊं मैं, जैसे अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति कोरोना के बाद से देने की घोषणा की थी, जो बाकी और राज्यों में दिया जा रहा है। यहां पर उसमें भी कटौती की गई। अभी उसमें पता चला कि कुछ काफी लंबा घोटाला हुआ है, 2000 करोड़ का लगभग घोटाला उसमें प्रदेश सरकार ने करीब किया, उसमें उसकी जांच हो रही है, जो भी होगा वो भविष्य में आपकी सामने बात आएगा। मैं समझ गया हूँ। कुल मिला के जनता भी इस बात को समझती है कि केंद्र सरकार की जो योजना थी, कई योजना राज्य सरकार के द्वारा उसको दबा दिया गया, और इम्प्लीमेंट कई, जैसे नल जल योजना है, मैं एक बात बता रहा हूं, नल जल योजना को ये अपना बता के दिखाते हैं कि हम कर रहे हैं। ऐसी कई योजनाएं हैं जो केंद्र द्वारा की गई हैं, उनके द्वारा संचालित है, उसको ये अपना बताते हैं कि हम किए हैं। 15 साल आपका गवर्नमेंट था जी, 15 सालों में कभी भी जिला बंटवारा, जिला बनने की बात सामने नहीं आई। आपके जनप्रतिनिधि कभी इस बात को नहीं उठाया, जबकि भाजपा के लोग कई बार रमन सिंह को जाके कहे, पूर्व मुख्यमंत्री को, कि एक जिला बनना चाहिए। मनेंद्रगढ़ के ही लोग सही, वो जाके कहे कि मनेंद्रगढ़ को एक जिला बनाना है, मनेंद्रगढ़ को जिला बनाना है। कई आवेदन दिए गए, लेकिन मनेंद्रगढ़ जिला नहीं बना। भूपेश सरकार आई, तत्काल एमसीबी जिला बन गया। अब एमसीबी जिला बनने के बाद जो वादा हमारे विधायक ने किया था, वो कितना खरा उतरा है और वो इनके लिए कितना नुकसानदायी है, तो भाजपा के लिए कितना प्लस है? देखिए, ये काफी गंभीर विषय आपने पूछा है और टेक्निकल भी विषय है, तो इसलिए ज्यादा इसमें मेरे को नॉलेज नहीं है, जितना फिर भी है मैं बताऊंगा आपको इसमें कि रमन सिंह की जो 15 साल की सरकार थी, इस 15 साल पहले अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में ना सड़क के नाम पे गड्ढे हुए करते थे उस समय में, और इलाज के नाम पे मौतें हुआ करती थी उस समय में। इन बेसिक मूलभूत आवश्यकताओं को डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने दुरुस्त किया पूरे 15 साल के उसमें। जो काम आज भी आपको जो दिखेंगे रायपुर से लेकर के आपके इस चिरमिरी क्षेत्र तक में, वो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में किया गया कार्यक्रम है, पूरा सारा उनका काम है। जिला का जो बात है, जिला के लिए जो प्रोसेस होता है, हम कभी भी वोट के लिए, वोट की राजनीति के लिए हम अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करते। हम जो फैक्ट है जिसमें जनता का हित होगा, केवल वो काम करते हैं। कांग्रेस तो ये कहती है कि भाजपा ने इसलिए जिला नहीं बनाया क्योंकि वो डरती थी कि जिला बना देंगे तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, वो हार जाएंगे जनप्रतिनिधि। कहां से वोट बैंक खत्म हो जाएगा? जिला इससे पहले भी बना। 2000 में जब छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ, उस समय वर्तमान में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी जी की सरकार थी। उनको मालूम था कि अगर मैं स्टेट अलग कर रहा हूं, प्रदेश को मैं अलग कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने आवश्यकता को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करवाया। ये सोच के नहीं करवाया कि वहां पे हमारे भाजपा की सरकार बनेगी। उनको मालूम था कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसके बावजूद उन्होंने करवाया। ये आपके सामने उदाहरण है। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, ये उनके विचारधारा है, इसमें काम करते हैं हम। अब ये करवाए हैं, आप जो पूछे कि इनसे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो आगामी अभी 4 महीने के बाद दिखेगा। फिर भी भाजपा एक आकलन करती है ना कि जो चीजें इन्होंने किया है, जो क्या जिला को जो अलग किया है, उससे भाजपा को कितना फायदा है। अगर कांग्रेस का नुकसान होगा तो भाजपा का प्लस होगा। तो भाजपा का प्लस इसको कितना भुना पाएगी भाजपा, आप किस नजर से देखते हैं इसको? मेरा छोटा सा सवाल ये था। हाँ, कि इसमें देखिए, इसमें कांग्रेस ने इसको जल्दी फल्दी में अपने राजनीतिक वोट के लिए, अपने मतलब राजनीतिक स्वार्थ के लिए बंटवारा तो कर दिया, जिला भी बना दिया, लेकिन हकीकत देखा जाए तो एक व्यवस्थित जिला जो होता है, प्लानिंग के साथ में, एक योजना के साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसका जो खामियाजा है वो पूरे क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। पूरी जनता? हाँ,
मनेनगढ़, चिरमिरी, मनेनगढ़ खड़गवां? कुछ चीजें भाई, मनेनगढ़ को कुछ फायदा हो सकता है, पर कुछ चीजें उनको भाई अभी भी उनके सामने क्लियर नहीं है, बहुत सारी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और जैसे किल्हारी है, जनकपुर है, उनकी दूरी बढ़ गई कुछ चीजों को लेकर के, जो हमारे अंतिम जो कटघोरा क्षेत्र की जो दूरी पास पड़ती है, तो दूरियों को लेकर के है, व्यवस्थाओं को लेकर के है, और जो एक कौन कहां पर अभी बहुत सारी स्थिति स्पष्ट नहीं है। देखिए वो आने वाले समय में अभी बहुत उलझन होने वाला है इस चीजों को लेकर के, और ग्रामीणों में, चिरमिरी में इस चीज को लेकर रोष भी है, वो अभी दिखेगा आगामी इसमें। इसमें मुझे नहीं लगता कि एक बहुत एक शानदार निर्णय हुआ। एक अगर इनको जिला निर्माण करना था, अलग करना था, तो एक योजना के तहत, एक व्यवस्था के साथ में करते तो शायद उसका फायदा ज्यादा मिलता, मुझे ऐसा लगता है। क्या है, चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि भूपेश गवर्नमेंट दोबारा रिपीट हो रही है। जो सर्वे रिपोर्ट, कई बार यहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधि भी बैठे, कई बड़े नेता बैठे हैं, उनका कहना ये है कि हम तीनों सीट निकाल रहे हैं जी। अब तीनों सीट निकाल रहे हैं तो 3 सीट आपके पास है, जो ये मनेनगढ़ विधानसभा और मनेनगढ़ विधानसभा हो गया, भरतपुर सोनहत विधानसभा हो गया, बैकुंठपुर विधानसभा, 2 जिलों के बीच में 1.5 विधानसभा बढ़ चुका है जी। तो मेरा सिर्फ कहना यही था कि भाजपा को इससे कितना फायदा होगा, कांग्रेस को इसमें कितना नुकसान होगा। हाँ। जबकि कांग्रेस तो ये सोच रही है कि हमको वापस आना है, और जबकि छत्तीसगढ़ में कई नए जिले इन्होंने बनाए हैं। हाँ। तो उसका कितना फायदा भाजपा को मिल पाएगा। अब ये विषय तो देखिए, भाजपा को फायदा मिलेगा कि इनको नुकसान होगा, इसके बारे में मैं बस इतना कह सकता हूं कि भविष्य में ही अब इसका फैसला होगा। और मुझे लगता है कि रिपीट होने वाला विषय तो नहीं है, रिपीट तो गवर्नमेंट नहीं होगी, फायदा इसको भाजपा का ही मिलेगा। अब इनके गलत निर्णय का फायदा, खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, इसका हमको फायदा नहीं चाहिए, लेकिन खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। खैर आप बोले ना बोले, हाँ। खामियाजा अगर कोई भुगतेगा तो उसका फायदा दूसरे को ही होता है। ये राजनीतिक बात से अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन सीधी सी बात है कि अगर कहीं ना कहीं एक माइनस होगा तो एक प्लस होता है, और जो प्लस होगा उसको फायदा मिलता है। ठीक है, चिरमिरी में जो जिला बना, जिला बनने के बाद जैसी सूचनाएं आ रही थी, जैसे नेताओं का कहना था, यहाँ तक कि कई बार विधायक जी ने भी कहा कि जो जिला बना है उसे चिरमिरी को बहुत बड़ा लाभ होगा। ये पलायन की स्थिति लगातार बन रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि कम से कम 10 से 12 कार्यालय हम चिरमिरी को देंगे। चलिए, चिरमिरी की जनता थोड़ा संतुष्ट हो गई, थोड़ा सा ये लगा कि हाँ पलायन रुक जाएगा, 10-12 कार्यालय आएंगे, वो तो कहीं आ नहीं पाए। इसके बाद एक ये हुआ था कि जिला चिकित्सालय भी चिरमिरी में बैठना है, उसमें भी अभी हमारे स्टूडियो में बैठे थे, वो बोले स्लिप ऑफ डन हो गया था, मतलब जिला कार्यालय यही बनेगा। अभी भी पिक्चर पूरी साफ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि चिरमिरी की जनता में क्या इसको लेकर रोष होगा, या विधायक विनय जायसवाल को पुनः से वो चाहेंगे कि जो बचा खुचा काम है वो आके यहाँ पूरा करें? आप भाजपा के हैं, आप बताएं क्या सही है। देखिए, जिला को लेकर के जब बना तो शुरू में तो जनता में खुशी का लहर था बिल्कुल, और उसके लिए इनका सम्मान किया गया, 3 बार इनका सम्मान किया गया विधायक जी का। पर जो उम्मीदें थी कि चिरमिरी एक क्षमतावान जगह है, हर प्रकार से हम इस चीज की मतलब हम इस चीज को पूरा करते हैं, हमारी जनसंख्या, हमारे अंदर की जो क्षेत्रफल है, बाकी चीजों को देखते हुए यहाँ की जनता चाह रही थी कि मुख्यालय यहाँ पे बनना चाहिए, जो सही है, बनना भी चाहिए, चिरमिरी क्षेत्र में बनना चाहिए था। चिरमिरी क्षेत्र के आसपास में, मनेनगढ़ क्षेत्र के बीच में भी बनता तो जिसकी दूरी कम होती, जिससे यहाँ पर फर्क पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ की जनता ने, यहाँ के युवाओं ने इसके लिए आंदोलन किया, काफी संघर्ष किया। यहाँ से 1 साल तक धरना प्रदर्शन के बाद में लगातार पूरा चलते हुए आपका रायपुर पहुंचे, मुख्यालय पहुंचे, पर वहां भी इनके साथ छल हो गया। और जो उसके बाद में भी इनको संतुष्ट किया गया कि 10, 12, 15 कार्यालय यहाँ पे मिलेंगे, पर अभी तक ऐसा दूर दूर तक ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तक ये जिला चिकित्सालय की बात किए थे कि जिला चिकित्सालय चिरमिरी में बनेगा, जो अभी डंके की चोट में सबके सामने न्यूज में इन्होंने कहा कि वो मनेनगढ़ में स्वीकृत हो चुका है, वो फाइनल है वहां पे बनना, तो वो भी एक आशा थी, वो खत्म हो चुकी है। तो चिरमिरी की जनता में तो एक रोष है, और उसका परिणाम बिल्कुल ये 2018 के चुनाव में ये देंगे। बिल्कुल मेरे को लगता है जनता इनके विरोध में, इनके विरुद्ध, इनके इस उसमें वोट करेगी। अभी
जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है सत्ता पक्ष का या विधायक विनय जायसवाल का या कहीं भी कोई बात होता है तो उन्होंने कहा, उनका ये कहना होता है कि विकास की गंगा हमने बहाई है विधानसभा में। चिरमिरी को लेकर जब बात होती है तो पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करते हैं वो, इसके बाद दो आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं वो, एक और महाविद्यालय जो अभी जो पुराना बस स्टैंड खंडहर में तब्दील हो गया था उसका रंग रोगन हो गया है, उसमें कॉलेज जाने की बात करते हैं। उनका कहना है कि विकास इसी को यही है, विकास का जो पैमाना है चिरमिरी क्षेत्र के लिए यही है। क्या आपको लगता है कि यही विकास का पैमाना है? रोड, नाली, सड़क या सरकार की जो योजनाएं हैं उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कर देना, इससे चिरमिरी की जनता को लाभ होगा? चिरमिरी की जनता तो रोजगार चाहती है। चलिए थोड़ा देर के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि रोजगार के लिए इन्होंने कहा कि हम खदान चालू करवाएंगे, तो खदान यहाँ की प्रक्रिया नहीं है, खदान तो केंद्र सरकार की प्रक्रिया है, वो इनके बस की बात नहीं है कि ये खदान को चालू करवा ले या बंद करवा ले। रुकावट जरूर पैदा कर सकते हैं, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो कहा जाए कि ये पूरी तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने का जरिया खदान नहीं हो सकता है, क्योंकि आज नहीं तो कल फिर कोयला खत्म होगा, और खत्म होगा तो फिर वही सिचुएशन उत्पन्न होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग फिर पलायन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रीपा, यहाँ यूपा करके एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें अभी आज ही उसका शुभारंभ हुआ है, जिसमें नगर एमसीबी जिले के जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं उनके आयुक्त अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हुए थे, आज उसकी शुरुआत हुई। ये माना जा रहा है, कांग्रेस का तो मानना ये है कि इससे बेरोजगारी बहुत हद तक कम हो जाएगी और चिरमिरी जैसे जगह में जो पलायन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है उस पर रोक लगेगी, क्योंकि एक हम जमीन उपलब्ध करा रहे हैं, हम शेड बना के दे रहे हैं, हम रोड वहां दे रहे हैं, हम नाली दे रहे हैं, हम सड़क दे रहे हैं, हम बिजली दे रहे हैं, सिर्फ लोगों को वहां उद्योग लगाना है और इससे ये छोटे छोटे उद्योग के रूप में चिरमिरी का विकास होगा। क्या मानते हैं? देखिए, इसमें ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से, लेकिन इसमें जो एक चीज है कि ये केवल और केवल चुनावी घोषणाएं हैं जैसे बाकी घोषणाएं थी, और ये सत्ता के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, सत्ता में प्राप्त करने के लिए, सत्ता में आने के लिए अभी वापस दोबारा इनके लिए चुनौती है, क्योंकि जनता इनको समझ चुकी है और पूरे एक देश में एक माहौल बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं और इसमें अभी कुछ भी बोलेंगे और उसके बाद में जो चुनाव निपटने के बाद में हो सकता है कि वो आपको दिखाई ना दे, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। चलिए, आपकी बात को चिरमिरी की जनता कितना समझ पाती है और कितना इम्प्लीमेंट करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि भाजपा में बहुत सारे कैंडिडेट है, भाजपा से भी लोग चुनाव लड़ेंगे, अपनी अपनी भाजपा की भी तैयारियां है, रणनीति है, कांग्रेस की अपनी रणनीति है, भाजपा की अपनी रणनीति है। जो विधानसभा की तैयारियां हो रही हैं, जो अपने आप को दावेदार मान रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक नाम आपका भी आता है और उसके पीछे एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं आप कांग्रेस के उस सत्ता दल में बैठे हुए कुर्सी को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे जिससे भाजपा का फायदा होगा। इस दृष्टिकोण से भी भाजपा देखती है, तो एक नाम आपका भी चल रहा है और चूंकि आप शुरू से हिंदूवादी रहे हैं, हिंदुओं को लेके चले हैं, हिंदू एकता को लेके बहुत सारे काम कर रहे हैं, लगातार काम भी कर रहे हैं समाज के लिए। आप जनता को, चिरमिरी की जनता को, महेंद्रगढ़ विधानसभा की जनता को कौन सी ऐसी बात कहेंगे जिससे वो उनका रुख आपकी तरफ आए? बिल्कुल, मेरा नाम उस रेस में कई लोग नाम ले रहे हैं और ये पार्टी के ऊपर में निर्भर करता है। हमारी केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय समिति है हमारी, वो आश्वासन उनके ऊपर, वो किस पर विश्वास जताते हैं, वो किस पर ये सौभाग्य देते हैं कि वो इस क्षेत्र के लिए काम कर सके, ये बात का विषय है। लेकिन अगर मुझे ऐसा अवसर मिलता है, पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है और यहाँ की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है भविष्य में, तो योजनाएं मेरे पास बहुत हैं कुछ चीजों को लेकर के। कि सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि चिरमिरी और मनेंद्रगढ़, इनके कार्यकाल में एक आपसी वैमनस्य टाइप का यहाँ पे चलता है। मनेंद्रगढ़ को अलग अपने रूप में मानते हैं, चिरमिरी की जनता, एक दूरी बढ़ गई है, इनकी भावनात्मक दूरी बढ़ गई है। सबसे पहले मेरे मन में एक जो योजना है कि इस दूरी को, जैसे हमारे पूर्व विधायक श्यामगिरी जायसवाल जी ने इस रोड को बनाया था साझा पहाड़ से, जिससे दूरी कम हुई, कुछ और ऐसा करके कि यहां से मनेंद्रगढ़ की दूरी कम हो, व्यापारिक लेन देन बढ़े। कुछ कार्यालय वहां है, कुछ उद्योग यहाँ है,
आपस में सामंजस्य बढ़े। सबसे पहले मैं इस चीज को मैं काम करना चाहता हूँ, इस चीज में लेकर के कि मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी की दूरी और कम हो। कुछ जैसे महाविद्यालय है, वो साजा पहाड़ रोड में जो खाली जगह है उस वहां पर एलएलबी कॉलेज, आपका कुछ रिसर्च सेंटर वहां पे डेवलप हो, कुछ बने, जिससे उधर के भी विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आए, हम भी जाए और वो दूरी और कम हो जाए, आपसी दूरी भी कम हो और मिल करके एक नया विकास के एक नया आयाम अपन गढ़े। ये मेरा वो रहेगा, आगे का मेरा ऐसा प्लानिंग है। और अगर मुझे मौका मिलता है या मेरी पार्टी को भी मौका मिलता है तो मैं अपनी पार्टी के विधायक के माध्यम से मैं पूरा कोशिश करूंगा राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ में चर्चा करके कुछ उद्योग लगाने का, एक ऐसा उद्योग, क्योंकि हमारे पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, हमारे चिरमिरी क्षेत्र में संसाधन की कोई कमी नहीं है। उस संसाधन का उपयोग कैसे हो ये निर्भर करता है आपके उसमें। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अपन काम कर सकते हैं। जरूरत आने पे मैं भविष्य में मैं आप ही के माध्यम से फिर से मैं इसमें जनता के सामने रखूंगा, पर अभी मुझे लगता है सही समय नहीं है, इसलिए मैं उसको ज्यादा ओपन नहीं करूंगा। कुछ योजनाएं हैं जो भविष्य में अपन इसमें काम करेंगे। चलिए, हम मान के चलते हैं कि चिरमिरी की जनता, मनेंद्रगढ़ विधानसभा की जनता आपके बातों को समझेगी और वो ये समझने का प्रयास करेगी कि आपने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। पक्ष विपक्ष छोड़ दिया जाए, एक नेतृत्व के हिसाब से वो देखेगी कि आपने कितना बात सच कहा है, उसको अपने पैमाने में ढाल के आगे का निर्णय लेगी। वो चिरमिरी की जनता के ऊपर और मनेंद्रगढ़ विधानसभा के जनता के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस स्टूडियो में आकर आप एक युवा नेता की सोच को साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों को धन्यवाद। तो वर्तमान विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, खड़गवां के बीच में दूरी बढ़ा दी है। इसको कम करना ही मेरा मकसद है। इसको कैसे एक साथ जोड़ा जाए, चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ में कैसे व्यापारिक संबंध एक हों, वैमनस्यता जो है वो दूर हो, इसी सोच के साथ युवा नेताजी ने अपनी बात को चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ विधानसभा की जनता के सामने रखा। और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ये हमारे स्टूडियो में आए और अपनी बात कहें, चाहे वो भाजपा के रूप में हो या युवा नेता के रूप में या एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी सोच किस तरह रखते हैं। इसके लिए हम उनको लगातार बुलाते रहेंगे और दोबारा भी वो आएंगे तो अपनी बात रखेंगे। इसी तरह और भी नेता हमारे इस स्टूडियो में आते रहेंगे और लगातार अपनी बात करते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। नमस्कार।